चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की काल क्या था, क्या नहीं था, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इससे पहले वीडियो में देखा कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, कौन खोज किया, ये सब आपने देखा। अब मैं बताता हूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा वो विभिन्न विद्वानों में मतभेद था। मतभेद मतलब क्या कि अपन अपन मत था, ठीक है। तो उनके अनुसार और किनके अनुसार कैसे काल रहा हड़प्पा सभ्यता की, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए बताएंगे कि सर जॉन मार्शल बताए हैं कि 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी तक चला था। अर्नेस्ट मैके ने कहा कि 2800 से लेकर के 2025 ईस्वी तक चला था। माधव स्वरूप वाद से बोला कि 2700 से लेकर के 2500 ईस्वी तक चला, ठीक है। इस तरह से राधा कुमुद मुखर्जी बोले कि 3200 से लेकर के 2750 ईस्वी तक चला। REM व्हीलर ने बोला कि 2500 लेकर के 1750 तक चला। और डॉक्टर BA स्मिथ 2500 लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक चला। उनके बाद रेडियो कार्बन विधि आया जो कि C14 के नाम से जाना जाता है, C14। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये विधि जो है माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो काल रहा, इन विधि के द्वारा इन विधि से जांच करने के बाद पता चला कि 2500 लेकर के 1750 ईस्वी तक चला। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ईस्वी पूर्व जो होता है, ईस्वी पूर्व कहते किसको है, तो ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि ओग्ल भाषा में ईस्वी पूर्व को BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले लिखा जाता है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। अब ईसा के पहले का मतलब क्या है, ईसा के जन्म के पश्चात से वर्तमान के समय की गिनती आरंभ होती है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उनके बाद अभी का गिनती शुरू होता है। कि हम लोग जो भी चीज़ें बोलते हैं कहीं ना कहीं ईसा मसीह के जन्म का ध्यान रखते हुए उनके बाद जो भी समय बीत रहा है उन्हीं को हम लोग ईस्वी पूर्व कहते हैं। 2000 ईस्वी का अर्थ है कि ईसा के 2000 वर्ष पश्चात। 2000 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 2000 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या, कि ईसा मसीह का जन्म जो है 2000 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उनके बाद से गिनती स्टार्ट होती है। तो 2000 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है कि 2000 वर्ष पश्चात, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है ना। ईसा मसीह का जन्म हो गया उनके 2000 ईस्वी बाद की बात की जा रही है। इस 2000 AD कहा जाता है, इसे 2000 AD भी कहा जाता है। AD एनो डोमिनी का लघु रूप है। एनो डोमिनी का लघु रूप क्या है, AD, ठीक है। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। वर्तमान में AD के स्थान पर CE अर्थात कॉमन इरा और BC के स्थान पर BCE अर्थात बिफोर कॉमन इरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतभेद तो दे दिए, उनके बाद जाकर के अक्सर लोग जो माने कार्बन 14 विधि को सर्वश्रेष्ठ माने। कई सारे विद्वानों में मतभेद तो थे। कुछ विद्वान ऐसे थे जो कार्बन विधि को काफी ज्यादा मानते थे और बहुत सारे लोग भी इनका मान्यता खूब ज्यादा दिया। इसमें कार्बन 14 विधि डॉक्टर व्हीलर द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता की विधि 2500 लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व अधिकांश लोगों द्वारा मान्य की गई। अब एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन 14 विधि होती क्या है। कार्बन 14 विधि क्या होता है कि कार्बन 14 मेथड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कार्बन 14 मेथड, ठीक है। तिथि निर्धारण करने का वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि कार्बन 14 की जो खोज हुई तो ये कब हुई, तो 1946 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलना है कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12, कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। इस विधि में जब आप इस विधि की प्रक्रिया कीजिएगा या फिर आप पढ़िएगा, इस किताब को भी पढ़ लीजिएगा, तो जिसमें आपको मिलेगा कि कार्बन 14 और कार्बन 12 जीवित लोगों में बराबर होता है, समान होता है। और कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन
मृत्यु के पश्चात कार्बन 14 को धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 प्लस 30 वर्ष या माइनस 30 वर्ष हो सकता है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तुओं के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतनी प्राचीनतम माना जाता है। ध्यान रखना है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम मात्रा में होगा तो समझ जाना कि वो वस्तुएं, वे चीजें काफी पुराने हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है आपको कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही वो प्राचीनतम होता है। पदार्थों में C14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिक यानी रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। कार्बन जो क्षय होता है कार्बन 14 विधि के द्वारा, जब कार्बन का क्षय होने लगता है, जब हम लोग सोचने लगते हैं कि ये वस्तुएं, ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी है, कार्बन 14 जितना क्षय होगा उतना पुराना होगा, तो ध्यान रखना इस प्रक्रिया को हम लोग रेडियोधर्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग अगला पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा नगरों से वस्तुएं प्राप्त हुए। अब वो वस्तुएं क्या थे, कैसे प्राप्त हुए, इन बातों को जानने के लिए आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो है इसमें सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधी, ये जो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ध्यान रखना इस बातों को। 1398 ईस्वी में मुहरे, पुजारी का सिर, मोम के सांचे, कांसे नर्तकी, शावागार, शीप का पैमाना, सूती कपड़े का अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी की दांत तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में कई सारी चीजें प्राप्त हुई जिनसे उत्खनन किया गया तो और भी चीजें प्राप्त हुई। उन्हीं से तो पूरा विद्वान लोगों ने इतिहास का पता लगाया और इतिहासकारों ने उसी के अनुसार अपना इतिहास को लिखे। इन बातों को ध्यान रखते हुए एक बात और ध्यान रखना है कि हड़प्पा में क्या मिला था। मोहनजोदड़ो में तो जितना बात मैंने अभी बताया कि मोहरे, पुजारी का सिर, मोम के सांचे, इन सब बातों को ध्यान रखना नहीं। अगर इतना ध्यान रहे तो कम से कम 5-6 बातें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो में ये सब चीजों का खोज हुआ था। समय बीता गया, उनके बाद हड़प्पा नाम का एक शहर है जिन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का भी खोज हुआ था। और हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में भी बहुत सारे चीज मिले थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। लघु मृण मूर्तियां मिला था, स्त्री की मूर्ति मिली थी जिसके गर्भ में पौधा निकला हुआ था, पत्थर के शिश्न व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रासाधन, मंजूसा, आरत 37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मोहरे, जौ, गेहूं की भूसी, मटर व तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। जैसे अभी के समय में मुद्रा पे कुछ ना कुछ छापा हुआ रहता है, तो उस समय खरगोश के चित्र वाले मुद्रा मिला था, यानी पैसा। ठीक है, उसके बाद तीसरा शहर की बात करें चनहुद्रो। वहां पर आपको बहुत सारी चीज मिले। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, स्वान पीतल की बत्तख, लिपस्टिक भी मिला था, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले थे। यह मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर दूर स्थित था। अगर हम लोग चनहुद्रो की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं मोहनजोदड़ो की दूरी और इनकी दूरी, जो मोहनजोदड़ो से इनकी दूरी थी वो थी 128 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लोथल में बहुत सारे चीज मिले थे। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ के फारस के मोहरे, धान के बाजरे, खेती का प्रमाण मिला है, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मानकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां, तीन युगल
समाधान एवं गोदी बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। यानी ये सब चीजें आपको कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। ठीक है। उनके बाद कालीबंगान में यहाँ अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें, ये सब चीजें कहाँ मिले हैं? कालीबंगान में। उसके बाद बनावली, बनावली यहाँ पर चक्राकार अंगूठियां, नाक वो कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि सब मिले हैं। तो ये सब चीजें आपको मिले हैं बनावली में। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि हिस्ट्री में आप जो भी पढ़िएगा इतिहास में, वो कहीं ना कहीं अभी जो प्रेजेंट में हम लोग जी रहे हैं, इतिहासकारों ने इन्हीं के आधार पर पास्ट वाले उत्खनन करने के बाद जो अवशेष मिले थे, जो भी वस्तुएं मिले, जो भी पुरातत्व मिले, उसी का नाम रखा। अपने जो अभी जो प्रेजेंट समय में जी रहे हैं उसी के नाम के आधार पर रखा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय वो उसे कहा जाता होगा। वैसे आगे मैं इन बातों को और भी क्लियर कर रहा हूं कि उद्धरण किसी बड़े स्थल के पुरातात्विक रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं। एक शॉर्ट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन ए मेजर साइट। अब इनके अनुसार जो भी चीजें मिले हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं कि चूंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का जो हुआ था ना, वो आज तक नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो किसी को समझ ही नहीं आया। हड़प्पा में जो लिपि लिखा गया था आज तक नहीं पढ़ पाया कोई। ध्यान रखना है, प्रख्यात पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके महोदय ने मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर 1937 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1937 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदारो प्रस्तुत की। ध्यान रखना, फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदारो किनकी मतलब रिपोर्ट है, किनके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1937 में अर्नेस्ट मैके महोदय ने मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर किया था। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि यहाँ पर एक ऐसा चीजें मिले जो आप सुन करके थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है कि वर्तमान की पत्थर की चक्की की तरह, सिल्ला लोढ़ी जानते हैं, सिल्ला लोढ़ी की तरह एक अवशेष मिला है, जिन्हें हम लोग अबतर पत्थर, उस समय संज्ञा दी गई अबतर पत्थर की, उसमें आवर्धित शायद दिख रहा होगा, उन्हीं के अनुमान से उनका नाम रख दिया गया अबतर। ठीक है। उन्होंने इसे अबतर चक्की की संज्ञा देते हुए लिखा है कि अबतर चक्की यहाँ अधिक संख्या में प्राप्त हुए। अबतर चक्की जो है यहाँ पर अधिक संख्या में प्राप्त हुआ है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि वहां के लोग उस समय चक्की का ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे पीसने कूटने के क्रम में। कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि अन्न पीसने का ये एकमात्र साधन थी। आजकल के दौर में जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपने मम्मी के पास, अपने घर में सिला लोढ़ी या फिर कह सकते हैं उखली समाज, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पहले से ही था, है ना। तो ये बातें आप इनसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद जाकर के ऐसा देखा गया कि उस चक्की को जब नजर अंदाज करके देखा गया तो काते कात में जो था, मतलब साइड साइड में उत्तल सामान्यता था, है ना। यानी तल जो था उसका वो कैसा था? उत्तल था। और चक्की जो था, वो पत्थर जो था वो कैसा था? अवतल था, है ना। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि कुछ चित्र मैं दिखा रहा हूं कि मैके द्वारा वर्णित अवतल चक्की, जिन्हें आपको देखना है और अपने बुक में भी समझने का प्रयास करना है। ये आपका अवतल चक्की रहा, देख लीजिए। ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और बुक स्टडी करना है। बुक इज वेरी इंपोर्टेंट। अगर बुक स्टडी कर लिए ना तो ऑब्जेक्टिव तो यूं ही बन जाएगा और सब्जेक्ट का तो चिंता ही मत कीजिए। ठीक है ना। बने रहें, चलते रहें। और अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि सच में ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं हिस्ट्री तो पूरा खत्म कर देंगे हम इसी यूट्यूब में, फ्री में, कोई पैसा नहीं। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो मैं प्राइवेट ऑनलाइन भी करता हूं जिनमें कुछ पे करना है और आप वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। चलिए, पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग किया गया कि
मोहनजोदड़ो के 5000 वर्ष पुराने तालाब का दृश्य मैं दिखाऊं आपको। देखिए ये दृश्य रहा, देखें तो ये दृश्य है पुराने तालाब, है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि पुरातत्वविदों ने हमारे इतिहास को इतना उत्खनन किया कि भारत में क्या क्या चीजें, स्वर्णिम चीजें सब हैं जो चीज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। काश पूरा इन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों को इस तरह के बात इतिहास में बताए हैं जिनसे हम लोगों की अपने अतीत पता चलता है, मेरा अतीत कितना महान था, है ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो में 39 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा 8 फीट गहरा एक विशाल स्नानघर मिला एवं अनुमान लगाया गया कि यह संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के समय उपयोग में लाया जाता था। पहले धर्म पर काफी ज्यादा लोग कहीं ना कहीं, अभी जो धर्म हम लोग मान रहे हैं कहीं ना कहीं पहले से ही है ना। और ये धर्म मानने वाले लोग थे और कई ऐसे दृश्य दिखे कि जैसे पता चला कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित पुरातात्विक सामग्री के बहुलता को देखते हुए इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दे दिया, है ना। बोला गया कि शायद यहाँ पर पुरोहित राजा ही रहते थे और अभी जिसको हम लोग पुरोहित कहते हैं उस समय उनको वो दर्जा दी गई जब वैसा स्टैचू मिला, जब वैसा मूर्ति मिला, है ना। क्योंकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पुरोहित राजा होते थे। इनके समकालीन, इनके ही काल में, समान काल में कह सकते हैं, एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहां भी काफी ज्यादा पुरोहित राजा हुआ करते थे। उसी के समक्ष ये भी अपना नाम दे दिया, एक संज्ञा दे दिया, पुरोहित राजा। ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं, वो है हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। मैं इससे पहले बताया था कि सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल बना था वो था ए कनिंघम, जो कि 1861 ईस्वी में बना था। इन्हें काफी रुचि था ये सब खोजने में, इनको इंटरेस्ट था, रुचि था। आपको मैं बता दूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम थे और उनकी रुचि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी के एवं उसके बाद पुरातत्वविद अन्वेषणों में भी थी। कह सकते हैं कि 6वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो इनको काफी रुचि था इन सबों में। ठीक है, और मुहर उनके बाद एक चीज और ध्यान रखना, एक बार एक अंग्रेज ने इस कनिंघम साहब को एक मुहर दिया जो हड़प्पा सभ्यता की थी और उन्होंने अपनी रुचि के कलाखंड में इसे रखने की कोशिश की, लेकिन बेचारा असफल रहा। असफल होता भी क्यों नहीं, यह हड़प्पा काल की जो थी, है ना, हड़प्पा काल की जो थी, तो भाई अपना नाम पे तो क्रेडिट नहीं ना ले लेगा, तो इसीलिए असफल रह गया। अंग्रेज तो दिया लेकिन ये सब चीजों में असफल हो गया। उनके बाद दूसरा डायरेक्टर जो बने वो था जॉन मार्शल। 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दिया। जब इन्हें 1924 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल बनाया गया तो उस समय सभी विश्व के समक्ष सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता के रूप में ये घोषित कर दिया, उनका खोज किया कह सकते हैं। ठीक है, इनका भी रुचि बिल्कुल कनिंघम के जैसे मिलते ही थे। जानबूझ के ही समझ सकते हैं कि जो भी उत्खनन वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं रुचि उत्खनन में है और भारत में कार्य करने वाले वे पहले पेशेवर पुरातत्वविद पुरातत्वविद थे, वो है ना, प्रथम पुरातत्वविद थे भारत के पेशेवर। उन्होंने इसे पूर्व यूनान एवं क्रीट में काम किया। इनसे पहले उन्होंने यूनान और क्रीट में भी काम किया था, वहां का अनुभव यहाँ काम आया। कनिंघम के बाद ही उन्होंने भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। मार्शल की उत्सुकता दैनिक जीवन की पद्धतियां जानने में भी थी। इस तरह से समय बीता गया और उत्खनन में अस्तर विन्यास पर ध्यान रखना होता है। मार्शल ने अस्तर विन्यास को अनदेखा करते हुए पूरे टीले में समान परिणाम वाली 36 इकाइयों का एक मुश्त उत्खनन कराया, है ना।
इससे पृथक पृथक स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। इसे बहुमूल्य जानकारी नहीं मिल पाती थी। इन्होंने थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाया खोजने छानबीन करने की। उनके बाद तीसरा डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर, है ना। R.E.M. व्हीलर जिन्होंने डॉक्टर व्हीलर था जिन्होंने कार्बन 14 का ये किया था, मतलब वैज्ञानिक पद्धति दिया था हड़प्पा काल की जांच करने की। और ये है R.E.M. व्हीलर जो कि 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। ये तीसरा डायरेक्टर जनरल थे। वे सेना में ब्रिगेडियर रह चुके थे, है ना। अतः उन्होंने खुदाई में भी अनुशासन एवं परिशुद्धता पर जोर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक लोग जो भी होते हैं अनुशासन में परिपूर्ण होता है। कुछ ऐसा ना है लेकिन अनुशासन उनमें कूट के भरा हुआ रहता है। तो ये जो थे व्हीलर साहब, ये भी सैनिक थे और इन जो उत्खनन भी करते थे तो कहीं ना कहीं अनुशासन को पालन करते हुए करते थे। कच्छ में संपन्न व्यापक सर्वेक्षणों से कई बस्तियां का भी पता इन्होंने लगाया, जैसे कालीबंगान, लोथल, राखी गढ़ी एवं हाल ही में हुए धौलावीरा की खोज इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। मैं बता दूं कि इनके ही दौर में बहुत सारे शहर का खोज हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया, मोहनजोदड़ो की मनुष्य मूर्ति भी इन्हें मिला जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। उसका चित्र मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। ये जो दिया गया है वह पुरोहित राजा, ठीक है। अब इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया एवं फारस के साथ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता का जो मेसोपोटामिया थे उनका संबंध फारस के साथ व्यापारिक संबंध था, है ना। ऐसा इतिहासकार पता लगा है। वहां पर बहुत सारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरे भी मिले हैं व्यापारिक। जैसे कहीं पर ऐसा मिला है जहां पर बैल का निशाना था, कहीं पर ऐसा मिला जहां पर नाव का निशाना था, जिनसे पता लगा कि इस नाव से यात्रीगण यात्रा करते थे, है ना। एक जगह से दूसरे जगह माल को ट्रांसफर करते थे, है कि नहीं। इस तरह से एक जगह आपको कह सकते हैं कि विश्लेषण पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1948 ईस्वी में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में इस प्रकार किया है। मुहरे एवं लिंग या गोटी का भी खोज उन्होंने किया। कई लोगों को ऐसा मतभेद है कि ये शिवलिंग हो सकता था या नहीं तो ये कोई खिलौना हो सकता था, ठीक है। तो यहां पर इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि लाजवर्द मनी, जैस्पर, चार्ल्स सिडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। अब 2 इंच का है तो कहीं ना कहीं कई लोग उसे लिंग कहता था, कई लोग उसे खिलौना कहते थे कि पहले जमाने में लोग खिलौना का इस्तेमाल किया करते थे। तो कई लोग उसे कहता है कि 2 इंच का है तो लिंग हो सकता है ना। दूसरी तरफ भी यह संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता है। तो कहीं ना कहीं इनसे पता लगता है खिलौना भी हो सकता था या नहीं तो वो शिवलिंग हो सकता था, क्योंकि वहां के लोग तो पुजारी भी थे पहले, धर्म पे काफी ज्यादा विश्वास करते थे, भगवान शिव को अटूट मानते थे। तो कहीं ना कहीं बातों से ये पता लगता है कि ये खिलौना भी हो सकता है या नहीं तो शिवलिंग भी हो सकता है। आगे बढ़ता गया उत्खनन अभी भी बाकी ही है, अर्थात पत्थर की मुहरे भी हो सकती है, खेल की गोटी भी हो सकती है और लिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया। इतिहास जो लिखा जाता है तो क्या लगता है आपको कि कंफर्म रहता है, अनुमानित ही रहा है ना। प्रमाण मिलता है, उनका अनुमान करके लिख दिया जाता है इतिहास को, है ना। उनके बाद मैं बता दूं कि कालीबंगान में हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मैं अभी बता रहा हूं कि अभी जो हम लोग हल को देख रहे हैं, 2 बरद पे एक हल को चढ़ाया जाता है और पहले लोग इसको खिलौना की तरह इस्तेमाल किया करते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग बचपन में जो खिलौना खेलते थे तो कहीं ना कहीं वो पहले जमाने से रिलेटेड था। जो माँ बाप वो रियल में करते थे उसे हम लोग खिलौना के रूप में करते थे, जैसे छोटा घर बनाना, लड़की लोगों को कन्या पुतरा खेलना, मतलब ये सब चीजें लगे रहता है। हम लोग गाड़ी गुड़काते थे,
मतलब खिलौना की तरह चक्का बनाते थे। तो ये सब चीजें इसी तरह से कई सारी चीजें खिलौना के रूप में मिला था, जो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कालीबंगान में ही हल का साक्ष्य मिला था, हल से खेते हुए जोत का साक्ष्य मिला था। पक्की मिट्टी से बना वृषभ भी मिला था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में अत्यधिक संख्या में नारी मूर्तियां मिली थी। जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था तो नारी की जो मूर्तियां थी वो काफी ज्यादा मात्रा में मिला था। मोहनजोदड़ो में धातु से बनी कुछ मूर्तियां भी मिली थी। उसमें से मैं कुछ मूर्ति मैं दिखा भी सकता हूँ। मोहनजोदड़ो की धातु से बनी नर्तकी की मूर्ति, अक्सर लोग जो पहले डांसर हुआ करती थी उनका मूर्ति बना करके अभी दिखाया जा रहा है, देखिए आपको, ठीक है। ये आपके मोहनजोदड़ो में जो धातु की मूर्ति बनी थी उनका फिगर है। मोहनजोदड़ो की मिट्टी के नग्न स्त्री का मूर्ति भी मिला था नृत्य करते हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी है जिसे आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है, क्योंकि ये भी काफी इंपोर्टेंट है और आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तरी सीमा सरायखोला से लेकर के सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, ये उत्तरी सीमा में पड़ता है हड़प्पा के। दक्षिणी सीमा में मालवन, ताप्ती नदी घाटी, भगवत राव, नर्मदा घाटी। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, इंडन नदी के किनारे ये पड़ता है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर पड़ता है और पश्चिमी सीमा में सुतकांगे डोर और मकरान का समुद्री तट मिलता है। उनके बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं, एक शहर में कई केंद्र हैं जो मैं बता रहा हूँ। जम्मू में अखनूर एवं मांडा है, पंजाब भारत में रोपर संधोल है और पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा है, गुजरात में रंगपुर है, लोथर में सुरकोतरा, मालवर, रोबड़ी, राजस्थान में कालीबंगान, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हरियाणा में मिथानथल, बनवाली, राखीगढ़ी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में डाबरकोट, सुतकांगे डोर, सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अलीमुराद, चंद्रो, ये सब जो है हड़प्पा का मुख्य केंद्र है ना। मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले मैं कुछ एसडब्ल्यू दिया था, आप लोगों को तो मैं सुन नहीं सकता लेकिन सुना जरूर सकता हूँ, जिनसे आप याद कर ले, पढ़ें और अभी से पढ़िएगा तो गारंटी लेते हैं कि अच्छा एग्जाम में मार्क जरूर आएगा, ठीक है। अगर आपको सारे चैप्टर का ऑडियो क्लिप लेना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर मैं हर एक चैप्टर का ऑडियो क्लिप मैं आपको भेज सकता हूँ, वीडियो क्लिप भी भेज सकता हूँ आपकी इच्छा अनुसार। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 74 88 91 71 66 और मेरा ऑनलाइन क्लास जारी है, आप अगर ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास भी जारी है, आप आकर के यहाँ पर मेरे सामने क्लास कर सकते हैं। कई सारे बच्चे क्लास किए हुए हैं और रिजल्ट जो है 2-3 सालों से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छा है। पिछले सालों में 400 प्लस गया था, मार्किंग 405 था और एक छोटे से क्षेत्र में है हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही डल है। तो कहीं ना कहीं हम सोचे कि हमारे गाँव देहात के लोग जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और पढ़ाई करें। यहाँ पर नेट की भी सुविधा नहीं हो पाती है गांव देहात में, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन आकर के जरूर पढ़ें, है ना। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको सारा वीडियो में सारा कुछ समझ में आता होगा। अगर फिर भी इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोले, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। और हाँ, मैं बताया था कि याद करके लाना है कि नगर और खोज का वर्ष, किस नगर को किस ईस्वी में खोजा गया था। तो मैं इसके लिए कुछ ट्रिक बनाया था कि हड़प्पा 1921 मोहन से 1922 में जुदा हो गया। मतलब हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुआ और मोहन जुदा हो गया, मतलब मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ।